अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इंटरनेशनल अफेयर्स को जो मेरे दोस्त पसंद करते हैं उनके लिए ये मैंने बहुत मेहनत से काफ़ी लंबी स्टडी के बाद ये प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप इन बिटवीन पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, ख़ास तौर पे इंडिया, यूरोप वगैरह। अमेरिका के एक फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंगर, जो कि रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर थे। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जब 1971 की पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई थी, उस वक्त हेनरी किसिंगर फॉरेन मिनिस्टर थे और वो काफ़ी एक्टिव थे। उस जंग के हवाले से भारत को तड़ियाँ लगाते थे और बहुत कुछ। हेनरी किसिंगर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखी है। हेनरी किसिंगर कल 100 साल के हो जाएंगे और 100 साल तक डिप्लोमेसी की वर्ल्ड में ज़िंदा रहने वाला आदमी। और उनका अभी ब्रिटिश मैगज़ीन इकोनॉमिस्ट ने एक इंटरव्यू छापा है। वो इंटरव्यू 8 घंटे का था और वो जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल था, उनका ये कहना था कि हेनरी किसिंगर को अब चलने फिरने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन उनका दिमाग आज भी उतना ही तेज़ है जितना पहले था। तो हेनरी किसिंगर से मेन इनकी मीटिंग थी। जो इंटरव्यू का टॉपिक था वो चाइना वर्सेस अमेरिका सिचुएशन, कि क्या चाइना अमेरिका को ओवरकम करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और क्या अमेरिका चाइना को बहुत बड़ा ख़तरा समझता है। इस पूरे इंटरव्यू का उसका मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो क्या उनकी सोच है इसके ऊपर। देखें अजीज़ दोस्तों, पूरी दुनिया में हमेशा से, जब से ये कायनात बनी है, कोशिश पावर्स की यही होती है कि वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करें और जितना ज़्यादा इलाके पे कंट्रोल करें, जितना ज़्यादा लोगों पे कंट्रोल करें, मुल्कों पे कंट्रोल करें। और ये आपने हिस्ट्री में भी देखा था, जब मूवमेंट बहुत मुश्किल होती थी, घोड़ों पे लोग जाते थे, तब भी सिकंदर आज़म कहाँ से चला था और कहाँ तक आया था। और साइरस द ग्रेट आया था और कई लीडर्स आए, और यूँ दुनिया बढ़ती गई और इन्वेजन बढ़ते गए, सुपर पावर्स बनती गई। रोमन एम्पायर बनी, फिर उमैयद एम्पायर बनी, ऑटोमन एम्पायर बनी, अब्बासिड एम्पायर बनी, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, और आखिर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन एम्पायर। अब चूंकि दुनिया में तरक्की हो गई है, आज वो ज़माना तो है नहीं ना कि किसी मुल्क पे हमला करने के लिए किले के चारों तरफ आप वो किले दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, आप मुहासरा करके बैठते हैं, आप फिर बड़े बड़े मंजनिक बड़े बड़े पत्थर उस फेंकते हैं दीवार पे। वो ज़माना तो है नहीं। आज तो ड्रोन है, मिसाइल है, ठक जाके जहाँ मर्जी ही मार दिया। आज इकोनॉमीज कंट्रोल की जाती हैं, आज सैटेलाइट कॉलोनीज बनती हैं। जैसे पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉलोनी है, तो अमेरिका की कोशिश रही है कि जहाँ पे भी इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उन मुल्कों को अपने कंट्रोल में ले। और उसके लिए अमेरिका ने इराक में, लीबिया में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में इन्वेशन किया, जहाँ पाकिस्तान जैसा मुल्क उनकी एक चुपचाप बनाया ही अमेरिका ने था पाकिस्तान को, जबकि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क था जब पाकिस्तान बना था। वो इनके कंट्रोल में आया नहीं। पाकिस्तान तो था ही गुलामों का मुल्क, सालों को कोई होश ही नहीं था। गुलामी में पैदा हुए अमेरिका की, तो वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे, जो कंट्रोल में नहीं रहते थे। तो अमेरिका में 1940s और 1950s में पॉलिसीज लाई गई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि सुपर पावर यानी रशिया से, सोवियत यूनियन से नहीं लड़ना, और बाकी बड़ी पावर जापान है, यूरोप है, इन सबको अपने साथ मिला कर रखना है। और उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए अमेरिका 80s तक चलता रहा। फिर 80s में जब सोवियत यूनियन ख़त्म होता है तो अमेरिका की पॉलिसीज़ में चेंज आता है।
लेकिन इसी दौरान फिर एक नई चाइना पावर बनती जाती थी। अमेरिका अपनी जंगों की तरफ चला गया, जो कि खाली वियतनाम जंग ओपन वार जो अमेरिका ने की थी वो वियतनाम वार थी, लेकिन 80s में 50 जंगें शुरू कर दी थी अमेरिका ने, सोमालिया में, अफ़गानिस्तान में, सूडान में, इराक में, हर जगह अमेरिका का कहीं ना कहीं मसला चल रहा था। ईरान में एक कवर्ड वार चल रही थी, हर तरफ अमेरिका का मामला चल रहा था। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं हेनरी किसिंगर की तरफ। हेनरी किसिंगर ने कहा कि मसला यह है कि बीजिंग में, चाइना में लोग ये समझते हैं कि अमेरिका किसी वक्त भी चाइना के ऊपर हमला कर देगा और चाइना की पावर को तोड़ देगा, जबकि वॉशिंगटन में लोग ये समझते हैं कि चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बन जाए और दुनिया पे रूल करना शुरू कर दे। मसला ये है, हेनरी किसिंगर कहते हैं कि मसला ये है कि दोनों साइड के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो इन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि ख़तरा बनता है। हेनरी किसिंगर ने मशवरा दिया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आपको पहले अपने पाथ को वो करना है, डिज़ाइन करना है कि आपका रास्ता क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। बोले बीजिंग है, उसमें बहुत सारे चाइनीज़ ये समझते हैं कि अमेरिका डाउनवर्ड जा रहा है और अमेरिका बहुत नीचे जा रहा है और एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको टेक कर लें। उसने कहा चाइना के जो लीडरशिप है वो वेस्टर्न चीज़ों को अभी भी समझती नहीं है और अमेरिका कभी भी आज भी इतना कमज़ोर नहीं है कि जिसको कि आप समझें कि अमेरिका दुनिया की छोटी पावर बन जाएगा। सिचुएशन ये है कि उसने कहा कि लेकिन चाइना का भी, उसने कहा अमेरिका को ये सोचना होगा कि चाइना हिटलर की पॉलिसी पे नहीं अमल कर रहा। हिटलर की पॉलिसी थी कि जहाँ मर्जी आई फौज घुसा दो, जंग कर लो, तबाह कर दो, फतह कर लो। वो भी पूरा यूरोप और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो जंग के ज़रिए करना चाहता था। कहते चाइना इज़ ए डिफरेंट स्टोरी। चाइना इकोनॉमिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहा है और कहते हैं चाइना एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे जा रहा है, जिससे आप ये कह लें कि वो कम्युनिस्ट भी नहीं है, वो मार्क्सिस्ट पॉलिसी कम है उसकी, कन्फ्यूशियस वाली पॉलिसी ज़्यादा है। कन्फ्यूशियस एक फ़िलोसोफर था, चाइनीज़ फ़िलोसोफर, और उसकी पॉलिसी ज़्यादा है। कहता है चाइना के जो लीडरशिप है ना, वो इंटरनेशनल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसमें इनका एक से हो, इनका एक हिसाब किताब हो, इनका इस दुनिया में एक ऐसा मुकाम हो कि दुनिया के मामले में चाइना को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, जबकि अमेरिका चाइना को वो जगह देने के लिए तैयार नहीं है जो कि उसको हर हाल में बहरहाल देनी पड़ेगी। कहता है कि देखें मसला ये है कि चाइना और अमेरिका इस वक्त ताइवान के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। कहता है मैं जब रिचर्ड निक्सन ने मुझे भेजा था, जब रिचर्ड निक्सन पहली बार चाइना मिलने गए थे माओ जेडुंग से, तो उस वक्त बाकी सारे मामलात पे हम फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर और मैं आपस में चीज़ें डिस्कस कर लेते थे, लेकिन ताइवान वाले इशू पे माओ जेडुंग बात ही नहीं करना चाहता था। उसने कहा हमारा अभी चाइना को, ताइवान को कंट्रोल करने का या कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम अभी अपना एक एजेंडा है उसको पूरा कर रहे हैं। हम एक छोटे से ताइवान के लिए अपना एजेंडा खराब नहीं कर सकते। ताइवान कुछ पागल लोग वहाँ पे रह रहे हैं जो कि रिवॉल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे को इतना मसला है नहीं।
और हम 100 साल इंतज़ार कर लेंगे, ताइवान एंड ऑफ द डे हमारा है, हमारे पास ही आएगा, हम अभी उसके जल्दी में नहीं है। ये माओ ज़ेडुंग ने निक्सन को कहा था। और अब किसिंगर कह रहे हैं कि वो 100 साल की बात कर रहा था, उसमें से 50 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि 73 में निक्सन गए थे चाइना, तो आज 50 साल उसको गुजर चुके हैं। तो बोला कि अभी भी चाइना को ताइवान के मामले में कोई जल्दी नहीं है, और ताइवान को खामखा में एक इशू बनाया जा रहा है। और ताइवान पे अगर यूक्रेन स्टाइल में अमेरिका ने एक जंग थोपी ना, तो किसिंगर का कहना यह है कि ये दुनिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा और इंसानियत ख़त्म हो जाएगी इस जंग के नतीजे में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया का अमन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ताइवान के मामले को छेड़ने की अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त दुनिया में और भी कई मसले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके ज़रिए 5 साल में दुनिया पूरी चेंज हो रही है। लेकिन हम अगर ताइवान और चाइना और इन मसलों में फंसे रहे तो फिर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होने हैं। बोला एक छोटा सा ग्रुप ऑफ एडवाइज़र्स हैं जो रोज़ बैठ के अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को नई नई सलाह दे रहे हैं। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है कि दुनिया की 4% पॉपुलेशन अमेरिका में रहती है, लेकिन दुनिया का 25% आउटपुट अमेरिका दे रहा है। कहते हैं अभी चाइना बहुत दूर है। कहते हैं 4% पॉपुलेशन अमेरिका में रहती है पूरी दुनिया की, लेकिन मोर देन 25 to 30% आउटपुट जो है वो अमेरिका पूरी दुनिया को दे रहा है। इसलिए कि अमेरिका एक एग्रेसिव इनोवेशन की तरफ उसकी पॉलिसी है, एग्रेसिव न्यू डायमेंशन की तरफ अमेरिका जाता है। अमेरिका एक नई दिशा के ऊपर चलता है और अमेरिका अभी इंटेलेक्चुअल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे दुनिया से बहुत आगे है। अभी चाइना को उस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत अरसा लगेगा, और हो सकता है जब तक चाइना उस स्टेज तक पहुंचे उस वक्त तक अमेरिका पता नहीं कितना और आगे जा चुका होगा। कहता है अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो अमेरिका के पास लीडरशिप की शॉर्टेज है। अमेरिका के पास लीडरशिप नहीं है। और कहता है कि अमेरिका के पास मिस्टर ट्रंप आए ना जब, तो मिस्टर ट्रंप ने चाइना के हवाले से पॉलिसी को टोटल चेंज कर दिया, और वो अमेरिकन पॉलिसी जो चाइना के साथ दोस्ती वाली और ट्रेड एग्रीमेंट्स और उस सब की थी, उसको ट्रंप ने ओपनली एक दुश्मनी वाली पॉलिसी पर तब्दील कर दिया। और बोला बाइडेन भी उसको उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहा है चाइना के हवाले से। कहता है आप क्या चाहते हैं, अमेरिका को कह रहा है मिस्टर किसिंगर, आप क्या चाहते हैं? चाइना में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लेके आप चलते हैं, हर जगह अपना डेमोक्रेसी, अपना ह्यूमन राइट्स का मॉडल, अपना सारा एक सिस्टम पूरी दुनिया पे लागू कर रहे हैं। आपको चाइना की कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं पसंद, आप वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं। बोला सपोज वहाँ पे डेमोक्रेसी आ भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या सोच में फ़र्क पड़ेगा? बोला ये हो सकता है कि चाइना में डेमोक्रेसी लाने के कोशिश में कुछ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं और एशिया के रीजन में बहुत ज़्यादा मामलात मुश्किल का शिकार हो जाएं। कहता है जी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, वो कोशिश कर रहा है एक तरफ चाइना की पूरी दुनिया में एक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, तो दूसरी तरफ उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब लेटली उसने व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती करके वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। बोला सही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो रशिया के साथ ताल्लुक बढ़ा रहा है तो वो यूरोप से दुश्मनी ले रहा है या मिडल ईस्ट से दुश्मनी ले रहा है या मुस्लिम कंट्रीज से या अमेरिका से, किसी से दुश्मनी की तो बात नहीं कर रहा ना चाइना। कहते हैं चाइना तो एक बैलेंस्ड टॉलरेबल चीज़ों को लेके चल रहा है। कहता है व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन पर हमला किया उसको मैं कैटेगोरिकली
कंडेम करता हूँ, लेकिन उसको इस स्टेज पे लाने वाले भी तो हम हैं। अमेरिका और यूरोप ने मामलात को इस हद तक पहुंचा दिया। हमने क्यों नेटो में यूक्रेन को लाने की इतनी ओपनली कोशिश की? बोला आज मुश्किल हो रही है यूरोप को अपनी ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। अब अजीज दोस्तों, यहाँ पे हम देखें ना तो 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की बंदर बांट हुई थी। दो मेजर सुपर पावर्स, सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो जाहिर है आधा सोवियत यूनियन, आधा रशिया यूरोप में भी आता है। तो उसने अपने बॉर्डर के साथ के जो ममालिक थे, जो कंट्रीज थे, जिनमें ईस्ट जर्मनी का क्वार्टर हिस्सा था उसके कंट्रोल में, फिर पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवेकिया, ये सब कंट्रीज जो थे, हंगरी, यहाँ पे कम्युनिज्म को प्रमोट करके रशिया का कंट्रोल था, सोवियत यूनियन का। तो उस वक्त यूरोप की, वेस्ट की जो बॉर्डर्स थी अमेरिका और यूरोप की, वो ईस्ट जर्मनी और पोलैंड और यहाँ तक होती थी। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो इन्होंने इस पूरे यूरोपियन खित्ते को अपने साथ मिला लिया। तो फिर वेस्ट की बॉर्डर्स जाके लग गई डायरेक्ट यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ, बेलारूस के साथ। इन्होंने लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को भी अपने साथ मिला के तो बॉर्डर्स को ये बढ़ाते रहे यूरोप। तो हेनरी किसिंगर का कहना था कि आप इस मामलात को इस हद तक ले गए। अब कहता है कि इसका आसान हल ये है, जो कि जी जिनपिंग भी कोशिश कर रहा है ज़ेलेंस्की को समझाने की, कि टेबल पे डिस्कशन करो, रशिया के जो इश्यूज हैं उसको दूर करो। तो जी जिनपिंग का कहना ये, वो किसिंगर कह रहा है कि रशिया को चाहिए कि वो जंग ख़त्म करे और वो जितने इलाके फतह किए हैं उसमें ज़्यादातर वो वापस कर दे। लेकिन कहता है कि क्या रशिया वापस करेगा? और उसने कहा ख़ास तौर पे रशिया है ना, वो सेवास्तोपोल जो है ना, बिगेस्ट सिटी क्रेमिया में, जो क्रेमिया प्रोविंस है जो कि रशिया के कब्ज़े में 2014 से, उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रशिया का मेन नेवल बेस है ब्लैक सी में। और रशिया बहुत कुछ छोड़ भी दे तो यूरोप की क्या गारंटी है कि वो आगे रशिया को छेड़ेगा नहीं। कहता है रशिया को, यूरोप को अपने यूरोप में पीस लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत नई पॉलिसीज लानी होंगी। और आगे उसने ये कहा है कि अमेरिका और चाइना को अपने मामलात को पीसफुली ठीक करने होंगे, क्योंकि चाइना ये समझता है कि नेटो, जिसको कि अमेरिका कंट्रोल करता है, वो एक डेंजरस अलायंस है और इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। चाइना और अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी बात करनी है। किसिंगर का कहना यह है कि मैं एक नई किताब मेरी छपने वाली है आर्टिकल इंटेलिजेंस के ऊपर, मैंने इस पर स्टडी की है। उन्होंने कहा कि अभी कैपेबिलिटी इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत शुरुआत की है और अभी हम बिगिनिंग के लेवल पे हैं, लेकिन 5 साल के अंदर इसने कहा दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तब्दीली ले आएगा। और कहता है अभी तो जो इसको लाए हैं उसको भी इसकी बड़ा उसका अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा इसका फील्ड है, कितना बड़ा स्कोप है और किस हद तक इसकी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। और कहता है कि सिक्योरिटी और जंगों के हवाले से, वेपन्स के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल 5 साल बाद बहुत ज़्यादा होगा। मिस्टर किसिंगर कह रहे हैं कि इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो हिस्ट्री में इतनी बड़ी तबाही के किनारे पे हम कभी भी नहीं बैठे थे जो हम इस वक्त बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया को लीडर्स, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े कंट्री हैं, उनके लोगों को बैठ के अब सोचना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
दुनिया को बहुत ही आगे तबाही की तरफ लेके जा सकता है। इसके लिए ख़ास तौर पे चाइना और अमेरिका को अपनी नफ़रतों को, अपनी दुश्मनियों को भुला के आमने सामने बैठ के इन चीज़ों को देखना होगा कि किस तरह न्यूक्लियर वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मिल के काम किया जा सकता है। मिस्टर किसिंगर ने यह भी कहा कि मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अमेरिका को अब पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना होगा। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कल्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिया का मॉडल एक सामने आता है। इंडिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल कल्चर का मॉडल है। उन्होंने कहा इंडिया दरअसल ये समझता है, कहता है फॉरेन पॉलिसी का मैं एक बंदा रहा हूँ, 60-70 साल से मैंने डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजारी है। तो उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कंट्रीज़ के एक परमानेंट दोस्त होते हैं और परमानेंट दुश्मन होते हैं। कहता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये चीज़ रही है कि इंडिया कहती है कि इशू के ऊपर चीज़ें होती हैं, कोई परमानेंट अलायंस नहीं होते, किसी के साथ आपका परमानेंट अलायंस नहीं होता। आप सबके साथ दोस्ती रखो, लेकिन इशू वाइज आप ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हैं और पीछे लाते हैं। कहता है इंडिया का मसला ये है कि इंडिया में एक इशू बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस का बहुत ज़्यादा मसला है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, प्रेस, मीडिया, ये सब चीज़ें इंडिया में एक इशू बनता है जो कि इंडिया को आगे बढ़ने से रोकता है। अब रिलीजियस इंटॉलरेंस को यानी धार्मिक कट्टरवाद जिसको कह सकते हैं आप, कोई लाने वाले भी तो ये है ना। इन्होंने कहा कि चाइना को अगर कोई काउंटर वेट कर सकता है तो वो इंडिया है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के साथ क्या मामलात रहते हैं ये भी हमें देखना होगा। इन्होंने कहा जापान भी एक चाइना के मुकाबले की फोर्स है एशिया में, और देखा जाए तो अगर 5 साल में जापान एटम बम बना लेता है तो फिर हम ये समझते हैं कि जापान एक काउंटर फोर्स बन सकता है। और फाइनली इन्होंने ये कहा कि लीडरशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था वो वेरी फार साइटेड था। चार्ल्स डी गोल फ्रांस का जो था उसने फ्रांस के फ्यूचर की तरफ देखा था। जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया। ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया, और इस तरह चीज़ें आगे चलती हैं। इन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि एक डिप्लोमेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। कहता है कि पहले एक ज़माना था कि मैं अमेरिका से चलता था, मैं चाइना जाता था या वियतनाम जाता था। उस वक्त आपको पता है वियतनाम में अमेरिका की इंटरवेंशन थी और ये फॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के। तो बोले मैं वियतनाम पहुंचता था, चुपचाप वहाँ पे सब चीज़ें करके वापस आ जाता था, तब जाके प्रेस को हम बताते थे और चीज़ें आती थी। बोला आज ये है कि अभी तो मैं घर से निकलता हूँ और कहीं जाने के लिए, फॉरेन मिनिस्टर घर से निकलता है और कहीं जाने के लिए वो वहाँ अभी उस मुल्क पहुँचा भी नहीं होता, और चीज़ें ऑलरेडी पूरी दुनिया का प्रेस और सोशल मीडिया पे उस पर बातें हो रही होती हैं। तो कहता है कि हम वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं या डिप्लोमेट होते हैं वहाँ डिस्कस करें, इससे पहले ही वो इशू पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा होता है। तो बोला दुनिया में चीज़ें आज बहुत मुश्किल हो गई हैं। अजीज़ दोस्तों, ये था हेनरी किसिंगर का इंटरव्यू। इसके अलावा मैं एक और छोटा सा आपके सामने टॉपिक रखूँगा, वो ये है कि G7 की जो मीटिंग हुई थी अभी, जिसमें इंडिया को भी दावत दी गई थी एज एन ऑब्जर्वर, और इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऐसे 8 मुल्कों को, ब्राज़ील,
को बुलाया था इन G7 वालों ने। और जापान का कहना यह है कि अब G7 का होस्ट था जापान, कि G7 में अब मामला मुख्तलिफ हैं। एक ज़माना ये था कि हम 1992 में दुनिया का तकरीबन लेट 80s में दुनिया का 50% GDP है ना, वो G7 कंट्रीज़ प्रोड्यूस करते थे। वो आज 27% पे आ गया है, जबकि 7 मुल्क हैं। जबकि 5 मुल्कों का अलायंस ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनका GDP दुनिया के GDP में 30% से ज़्यादा है। 33-34% GDP इन 5 कंट्रीज़ का है। तो ये एक दूसरा अलायंस है जो आज स्ट्रॉन्ग हो रहा है G7 के लिए। अब हमें अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होंगी। हमने इन 8 कंट्रीज़ को दावत दी थी इंडिया जापान में आने की, G7 में एज एन ऑब्ज़र्वर अटेंड करने की। और अब G7 अपनी वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ना हम दुनिया की पॉलिसीज़ के हवाले से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ कर पा रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आज का मेरा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।